So today we are going to discuss about investor protection. That means what are the different measures which are adopted by SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, so as to protect the interest of the investor. स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते हो कि सेबी व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 at that particular point of time at that time it was established with a two fold objective in mind. जब सेबी का गठन किया गया था या सेबी एक्ट को जब लेटर ऑन पास किया गया था तो केवल दो मुख्य वजह थी या जो बताई गई थी. एज सच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी. सेबी क्यों एस्टैब्लिश किया गया उसके बहुत सारी वजह हैं, बट only two objectives were stated by SEBI, or the government of India stated two major objectives for the establishment or for the reason behind the establishment of SEBI. ठीक है, उन दो वजहों में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह थी दैट वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना. कौन इन्वेस्टर? ऑल दोस पर्सन्स, ऑल दोस इंस्टीट्यूशंस, ऑल दोस बॉडीज हु आर विलिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन आवर स्टॉक मार्केट्स और इन आवर मार्केट्स. जो भी भारतीय बाजार में, जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में, सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी लोग या संस्थाएं जो अपना बहुमूल्य पैसा लगाने वाले हैं या लगाने का सोच रहे हैं, है ना, उनके हितों की रक्षा करना. दैट दोज इन्वेस्टर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय whom? By SEBI. So this was one of the major objective in the mind of SEBI or in the views of the government of India. That's why SEBI was established. And the second reason was, of course, to make to lay down certain rules and regulations for the smoother development, for the effective development, or the for the proper development of securities market. दूसरा ऑब्जेक्टिव जाहिर सी बात यही होगी कि कुछ ऐसे दिशा निर्देश देना या रूल्स रेगुलेशंस या गाइडलाइंस को बनाना जिसके तहत मार्केट क्या करे, प्रोग्रेस करे, प्रॉस्पर करता रहे, है ना, आगे बढ़ता रहे. सो दीज वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस on the basis of which SEBI was established. Now today we are going to discuss about what are the measures which are adopted by SEBI so as to protect the interest of investor. इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी के द्वारा उठाए गए या सेबी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश क्या है या उसके द्वारा उठाए गए वो कदम क्या है ना, कौन कौन से कदम सेबी उठाती है ताकि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा की जाए, या कैसे कैसे दिशा निर्देश सेबी देती है जिससे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा कर दी जाए. आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे ना. Now, tell me something about what are the steps which are taken by SEBI so as to protect the interest of investors. आप लोग के हिसाब से सेबी ने क्या क्या किया है, या सेबी कुछ करती है कि कुछ नहीं करती है? सब करती है सर. अच्छा, करती है, बहुत अच्छी बात है. क्या करती है? सर स्टेप्स ये लेती है कि सबसे पहले जो भी ब्रोकर्स हैं उनको पहले आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा. आप किसी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं. अच्छा, इस ब्रोकर्स को तरीके से कहती है कि भैया पहले रजिस्ट्रेशन कराओ तभी मार्केट में काम कर पाओगे. अच्छा, ठीक है. जो बड़े बड़े अंडर राइटिंग फर्म्स होती हैं उनको ही बोलती है ताकि जो ये रहेगा कि मार्केट का नाम भी नहीं खराब होगा एज वेल एज सेबी का नाम भी नहीं खराब होगा. मार्केट में गुडविल उनकी बनी रहेगी. अच्छा, चलो मान लिया जाए कि सारे इंटरमीडियरीज को कहती है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ तभी काम करोगे, है ना. तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर कहती है तो क्या रोकती नहीं है? मान लो कह दिए कि रजिस्ट्रेशन कराया हुआ आदमी ही करेगा काम, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे काम करना चाहते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन की एक बाउंडेशन है इसलिए नहीं कर पाते हैं. सर या फिर उनके अंडर काम करते हैं ना एज लाइक असिस्टेंट जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है. अच्छा, नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन की अगर बाउंडेशन आप लगा दोगे कि केवल रजिस्टर्ड बॉडीज ही काम करेंगी, तो जाहिर सी बात है कई ऐसे बॉडीज हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन वाली झंझट से वो दूर रहना चाहते हैं. तो सेबी ये सही करती है कि गलत करती है? सर मेरे हिसाब से सही रजिस्ट्रेशन का करती नॉर्म मैंडेटरी करके सेबी सही करती है कि गलत करती है? है. सही करती है. अच्छा, चलो और कुछ चीजें जो सेबी करती हैं या सेबी के द्वारा जो दिए गए गाइडलाइंस हैं. सिक्योरिटी प्राइस को मॉनिटर करना कि हाईली फ्लक्चुएटेड ना हो. जो अच्छा, आपने टर्म सिक्योरिटीज बताया. की प्राइसेस को मॉनिटर करना कि फ्लक्चुएशंस का लेवल बहुत ज्यादा ना हो.
टर्म आपने बताया तो ध्यान नहीं आ रहा है, 10% से ऊपर जाएगा तो कुछ समथिंग था। और कोई बताओ कि व्हाट आर द स्टेप्स विच आर टेकन बाय सेबी। या किसी को पता है कुछ नियम जो सेबी ने बना रखे हैं, some guidelines, some regulations, some rules which are basically issued by SEBI so as to protect the interest of investors। केवल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए ही वो गाइडलाइंस या रेगुलेशंस या रूल्स सेबी ने जारी किए हुए हैं। अच्छा देखो, सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ना, मान लो यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय सेबी सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इसको आप कैसे लिखोगे, या इसको बेसिकली अब इस तरीके से कि ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ये, तो थोड़ा सा अटपटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल दिस पॉइंट्स आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड, नो डाउट। इन चीजों को हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड करेंगे, बट कैसे, है ना। ये जितनी भी पॉइंट्स हैं, जो भी आप कह रहे हो कि सर ब्रोकर्स रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, इनफैक्ट डिपॉजिटरी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ओके, ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी ट्रू, 100% ट्रू, बट वी आर गोइंग टू इंक्लूड ऑल दिस पॉइंट्स इन आवर डिस्कशन। इसको बिल्कुल हम लेंगे, बट आवर आंसर शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, देखो होता क्या है, इसको ध्यान से समझिए। बेसिकली सेबी हैज issued two important guidelines or regulations specially for protecting the interest of the investors। इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सेबी ने दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या रेगुलेशंस को दिया हुआ है। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दोज गाइडलाइंस और रेगुलेशंस? नंबर वन इज सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000 में। ठीक है, 2000 में सेबी ने एक गाइडलाइंस इशू किया था। उस गाइडलाइंस का नाम क्या था? सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। दैट मीन्स what are the things that must be disclosed by the market intermediaries and the issuers? Issuers means the companies। that means जो नाम क्या था, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, तो डिस्क्लोजर पार्ट किसके लिए था? what are the things that must be disclosed by the market intermediaries, यानी मार्केट में काम करने वाले, मार्केट मीन्स फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करने वाले, all the intermediaries and all the issuers, that means all the companies, they are supposed to make disclosures of their important facts or of their important things। सेबी ने मैंडेटरी कर दिया उनके लिए कि दैट इफ यू वांट्स टू ऑपरेट इन आवर मार्केट, इन आवर फाइनेंशियल मार्केट, then you are supposed to disclose some important things। that is mandatory। किसके लिए किया था? for the intermediaries who are participating in the stock markets and for the issuers, that means the companies। तो intermediaries में large number of intermediaries are there, brokers are there, sub brokers are there, custodians are there, depositories are there, registrar to an issue is there, large number of intermediaries are there। सबके लिए कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट कर दिया था या मैंडेटरी कर दिया था कि अगर मार्केट में काम करना है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किन चीजों को? वो सारी चीजें वहां अब डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, दूसरा चीज, फॉर द कंपनीज, दैट मीन्स द कंपनीज हु आर विलिंग टू इशू देयर सिक्योरिटीज इन द मार्केट, फॉर दोज कंपनीज ऑल्सो डिस्क्लोजर वॉज मेड मैंडेटरी। उन कंपनियों को भी कहा गया कि अगर मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हो, दैट मीन्स बाय इशूइंग योर सिक्योरिटीज you want to attract certain funds from the market, then it will be compulsory for all of you to disclose certain important things। कुछ फैक्ट्स को आपको डिस्क्लोज करना होगा, ये मैंडेटरी था, मतलब करना ही करना है। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सच काइंड ऑफ डिस्क्लोजर? so as to protect the interest of the investors। यही उसका दूसरा सेगमेंट था। डीआईपी गाइडलाइंस का जो सेगमेंट था, जैसे सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000, सो दिस इंपॉर्टेंट गाइडलाइन वाज इशूड बाय सेबी इन द ईयर 2000 सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, पहली गाइडलाइन। दूसरा एक और रेगुलेशन इशू किया गया था सेबी के द्वारा, उसका नाम था सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशंस 2009। सेबी ने 2009 में एक रेगुलेशन पास किया। ठीक है, उस रेगुलेशन का नाम उसने दिया सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशंस। ठीक है, यानी
कुछ ऐसी रेगुलेशन सेबी के द्वारा दी गई थी जो स्पेशली डिटरमाइंड किस चीज के लिए थी, दो चीजों के लिए। नंबर वन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स के हितों को रक्षा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाए वो। दूसरा, एजुकेशन फंड, दैट मीन्स प्रॉपर स्टेप्स were to be taken by SEBI and its associated body so as to educate the investors। किसी के अगर हितों की आपको वास्तव में रक्षा करना है ना, तो उसे ज्ञानी बनाइए, उसे शिक्षा दीजिए, है ना। वो अगर वो एजुकेटेड बंदा होगा, अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, तो वो फिर अपने इफ एंड वो अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को कहीं ना कहीं खुद से सोचना हो जाएगा, फिर उसे स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने भी यही सोचा, व्हाई नॉट टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स, क्यों ना हम लोग इनको एजुकेट करें। किनको? इन्वेस्टर्स को, यानी पूरे देश के इन्वेस्टर्स को। जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो सकता है, भविष्य में हमारे में पैसा लगा सकता है, उसको भी हम एजुकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अब देखे होंगे कि इन द फर्स्ट ईयर, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे मेरे ख्याल से, इन द फर्स्ट ईयर आई जस्ट ऑर्गेनाइज्ड एन वर्कशॉप रिलेटेड विथ सेबी अवेयरनेस प्रोग्राम। एक मैंने वर्कशॉप कंडक्ट कराया था, जिसमें सेबी के एक स्पोक्स पर्सन को कॉलेज में लेके आया था, और फिर उनका जो है एक तरीके से क्या करवाया गया था, एक लेक्चर करवाया गया था। किसके आगे? बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के आगे। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों से क्या लेना देना था सेबी को? लेना देना था, बिकॉज आज का जो फर्स्ट ईयर का लड़का है वो फ्यूचर का इन्वेस्टर है। जो भी आप लोगों में से जो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो फ्यूचर में क्या करेंगे? दे माइट बी अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर टुवर्ड्स आवर फाइनेंशियल मार्केट। So with this objective, SEBI passed an regulation, important regulation in the year 2009 to educate the prospective investors। फ्यूचर के इन्वेस्टर्स को हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेट करें। एजुकेट रिगार्डिंग व्हाट? एजुकेट रिगार्डिंग लार्ज नंबर ऑफ थिंग। एजुकेशन देने का मतलब क्या था वहां पे सेबी का? एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन रिगार्डिंग व्हाट? Regarding the market, regarding the types of intermediaries, regarding the types of companies, regarding the types of securities which are traded under the market, regarding the types of rules and regulations which are framed by सेबी एक्सेट्रा। मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन देने का। क्यों? क्योंकि वो भाई अपना एक फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको रिप करेगा वो फ्यूचर में। सेबी जो है फ्यूचर में अपनी मार्केट को प्रोस्पेक्ट के रूप में देख रहा है कि हाँ, ये बच्चे अगर सही से मार्केट को समझ गए, तो कहीं ना कहीं आज या कल ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। बस ये ध्यान रखना कि बेसिकली टू काइंड्स ऑफ गाइडलाइंस और रेगुलेशंस हैव बीन issued by SEBI टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है। पहला है सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000 एंड सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशंस 2009। ठीक है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं, चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अरे ये देखो क्या हो गया। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोग को दिख रहा है? ये तो एक सेकंड, मेरे स्क्रीन से एक सेकंड रुक जाइए।
ये स्लाइड सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। देखो, two important guidelines or regulations which are prepared and displayed by SEBI, keeping the investor protection in mind. Those two important guidelines are: number one, SEBI within bracket DIP, that is Disclosure and Investor Protection Guidelines 2000. ये याद रखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यही है, नंबर वन वाला सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000. This is a very big guideline and it comprises of around 17 chapters and 30 schedules. ये जो गाइडलाइन है इसमें 17 चैप्टर्स हैं, ठीक है, इस गाइडलाइंस में, और लगभग 30 शेड्यूल्स है। बहुत ही बड़ी गाइडलाइन है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। किस लहजे से? इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए सेबी के द्वारा जो सबसे बड़ा गाइडलाइन दिया गया है वो यही था। बट लेटर ऑन इन द ईयर 2009 सेबी also introduced the SEBI Investor Protection and Education Fund Regulations 2009. Both these have been passed by the central government to protect the interest of the investors. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी दोनों के द्वारा इन गाइडलाइंस को पास करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, चलो अब देखा जाए व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स विच आर एडॉप्टेड बाय सेबी। तो पहला मेजर तो यही था कि दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को पास किया गया, पर आगे सेबी क्या कहती है देखो। जो बेसिक चीज जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। सेबी has been established or SEBI was established by Government of India keeping a twofold objective in mind. दो चीजों को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी को एस्टेब्लिश किया था। वो दो चीज क्या थे? नंबर वन, टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, कि कुछ दिशा निर्देश देते जाएं जिसके द्वारा क्या हो, इंडियन कैपिटल मार्केट फंक्शन करे, प्रॉपरली फंक्शन करे, स्मूथली फंक्शन करे। एंड सेकंड वन वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए। सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। नाउ सेबी वाज ऑफ द व्यू दैट, अब सेबी को तो क्लियर पता है कि उसकी दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और दो में से एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा की जाए। उसके लिए सेबी क्या कहता है? सेबी इज ऑफ द व्यू दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस सेबी इज ऑफ द व्यू दैट इफ दीज फॉलोइंग फोर थिंग्स कैन बी अचीव्ड, ये जो नीचे 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये चार चीजें अगर हम कर लेते हैं, देन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट में भी प्रोटेक्टेड। अगर इन चार चीजों को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं या इनको ढंग से हम लोग कर लेते हैं, तो किसी भी इन्वेस्टर के हितों की रक्षा कर ली जाएगी, एंड द इन्वेस्टर विल एंजॉय हिज और हर इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट। और ये चार चीजें अगर प्राप्त कर ली जाए तो कोई भी इन्वेस्टर है ना, वो कैपिटल मार्केट्स में या फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त एंजॉय करेगा, यानी काफी राहत महसूस करेगा, या अच्छे दिल से या खुले दिल से इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। ठीक है, उसके मन में किसी भी प्रकार का डर, भय या किसी प्रकार की डाउट, ये सारी चीजें नहीं रह जाएंगी, वो फ्री माइंड से इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो सेबी का मानना है कि अगर चार चीजों को प्राप्त कर लिया जाए या चार चीजों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो बिल्कुल कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे फ्रीली इन्वेस्ट करेगा, वो एंजॉय तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा। Now, what are those 4 points which, as per view of SEBI, which must be accomplished by SEBI or the regulatory bodies? वो चार चीजें कौन सी है? नंबर वन, he knows how to invest, यानी सेबी ये मानता है कि इन्वेस्टर मस्ट नो हाउ टू इन्वेस्ट। यानी सेबी का पहला नजरिया क्या है कि इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ये बिल्कुल किसी भी इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। अगर किसी इन्वेस्टर को ये पता होगा कि हाउ टू इन्वेस्ट, देन ही विल एंजॉय हिज इन्वेस्टमेंट, है ना। ये अगर किसी को पता ही नहीं है कि हाउ टू इन्वेस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स इन विच यू आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट और यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स इन द कैपिटल मार्केट, तो बिल्कुल आपको जब पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना, या इन्वेस्टिंग का जो ये होता है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो सेबी का सबसे पहला ये था कि इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट, मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है,
ये उसे पूरा डिटेल नॉलेज में पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, he has full knowledge of the market. That means SEBI is of the view that every investor must have complete knowledge regarding the market. SEBI का ये मानना है कि हर इन्वेस्टर को मार्केट की, यानी चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे मनी मार्केट हो, या ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज जरूरी है। अगर मार्केट की नॉलेज है इन्वेस्टर को तो वो इन्वेस्टिंग में एंजॉय करेगा। अगर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो वो हेजिटेट करेगा या पूरा कॉन्फिडेंट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में उसको क्या करना चाहिए, ही नोज हाउ टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कैसे किया जाए ये पता होना चाहिए। दूसरा, ही मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है। तीसरा व्यू है सेबी का, द मार्केट इज सेफ एंड देयर आर नो मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी सेबी का यह मानना है कि हर इन्वेस्टर के दिमाग में बिल्कुल ये होना चाहिए या उसे बिल्कुल ये लगना चाहिए कि मार्केट पूरी तरीके से सेफ है, मार्केट सेफ है एंड देयर इज नो मिस रिप्रेजेंटेशन। कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी संस्था यहाँ नहीं है जो मिस रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से पूछूं कि हु इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ आवर कैपिटल मार्केट्स, तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सेबी। मैं कहूंगा कि नहीं नहीं सेबी नहीं है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे ना कि नहीं सर आपको नहीं पता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कैपिटल मार्केट। So that means in this particular point or regarding this specific point, you are very much clear that who is the representative of the capital market. ठीक है, तो सेबी का यही कहना है कि मार्केट सेफ है और मिस रिप्रेजेंटेशन यहां नहीं है। मतलब कौन रिप्रेजेंटेटिव है, किस सेक्टर का कौन रिप्रेजेंटेटिव है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है और मार्केट पूरी तरीके से सेफ है। ये दो चीज उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टिंग को, जो इन्वेस्टिंग करने वाला है या कर रहा है, उसको वो एंजॉय करेगा, फ्री मूड में करेगा, है ना। उसके दिमाग में कोई डाउट या अनक्लियर वो नहीं रहेगा, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट विच सेबी थिंक्स दैट इज देयर आर अरेंजमेंट्स फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल। यानी सेबी का यह भी मानना है कि बाई चांस suppose if there are certain grievance of the investors, then there must be proper mechanism for the grievance redressal. सेबी का यह भी मानना है कि मार्केट में अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म है, पूरा उसका एक मैकेनिज्म हम लोगों ने बना रखा है, मतलब तौर तरीका बना रखा है कि अगर किसी इन्वेस्टर की कुछ ग्रीवांसेस है भी तो उसे पूरा के पूरे अरेंजमेंट का पता है। मतलब कि where those grievances may be placed, वो grievances को कहां पे रखना है, whether it may be directly placed with SEBI or it may be directly placed with the company concerned। जिस कंपनी का या इंटरमीडियरी से संबंधित ग्रीवांस है, पहले आप उसके पास जाओगे कि डायरेक्ट सेबी के पास आ सकते हो। मतलब ऐसा डाउट ना रहे, इन्वेस्टर मस्ट हैव the complete knowledge regarding what kind of arrangements have been adopted by SEBI in for the financial market related to grievance redressal। इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म क्लियर होनी चाहिए। मतलब ग्रीवांसेस है तो कहाँ जाना है, ठीक है, किस वे में उसको ग्रीवांस को रखना है, कितने दिनों के अंदर अंदर आपको मतलब कि कोई कंपनी या जो इंटरमीडियरी है अगर उससे रिलेटेड कोई ग्रीवांस है इन्वेस्टर का, तो उनको भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास ग्रीवांस आया है किसी इन्वेस्टर का तो कितने दिनों के अंदर अंदर आपको जवाब दे देना है। ये नहीं कि ग्रीवांस मिला उसको लेके बैठ गए चुपचाप, नहीं, यू आर सपोज टू टेक एक्शन अपॉन दैट पर्टिकुलर ग्रीवांस, है ना, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। तो वो अगर सेबी ने उसको डेडलाइन दे दिया होगा किसी कंपनी को या किसी इंटरमीडियरी को कि ग्रीवेंस मिलते ही 30 दिनों के अंदर अंदर आपको यस और नो या जो भी लिखना है उसमें लिख के देना है इन्वेस्टर को, तो ये क्या है, दैट मींस देयर आर स्पेसिफिक एंड क्लियर कट गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी। ठीक है, तो इस टाइप का क्या अरेंजमेंट है कि नहीं है, तो सेबी का मानना है कि अगर 4 तरीके की अरेंजमेंट मार्केट में कर ली जाए, क्या, पहला कि इन्वेस्टर को पूरी की पूरी नॉलेज दी जाए कि हाउ टू इन्वेस्ट। दूसरा, इन्वेस्टर को पूरी नॉलेज दी जाए रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ द मार्केट। मार्केट मींस मतलब ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मार्केट।
वो चाहे मार्केट का इंटरमीडिएरी हो, मार्केट का कंपनी हो, मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी हो या लार्ज नंबर ऑफ मैकेनिज्म, सारी चीजों की नॉलेज देना अगर दे दी जाए तो। तीसरा, मार्केट सेफ है, ये इन्वेस्टर को बिल्कुल बताया जाए कि मार्केट सेफ है और कोई यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी जो भी बॉडीज है सब रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है, या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड बॉडी यहाँ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तीसरी चीज उसे बताई जाए। और चौथा, इन केस अगर कोई ग्रीवेंस हो ही गया, अगर कोई आपका इशू आ ही गया इन्वेस्टर का, तो उसके लिए मार्केट ने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या अरेंजमेंट्स कर रखा है। इफ दीज फोर थिंग्स विल बी taken into consideration by SEBI, then it is of the opinion that the investors will enjoy investing in our financial market. तो सेबी का यही मानना था कि इन चार चीजों पे हमें काम करना है ताकि इन्वेस्टर को हम लोग क्या करें, फुल प्रोटेक्शन दे, जिससे कि वो इन्वेस्टिंग को एंजॉय करे, किसी प्रकार का दिमाग में उसके डाउट रह ही ना जाए और वो मार्केट के प्रति उसका नजरिया वो सेफ हो। क्योंकि आज के भी डेट में मोस्ट ऑफ द, जैसे आप अपने पेरेंट्स से अगर अभी बात करोगे कि पापा मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मोस्ट केस में क्या रिप्लाई होगा? मोस्ट केस में, मैं सबकी केस में नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट केस में जिनके फादर मदर नहीं इन्वेस्ट करते होंगे वो कहते होंगे कि बेटा वो जुआ है, वहां पे पैसा लगाना मतलब जुआ खेलना। ठीक है, तो एक इस तरीके का माहौल इंडिया में बना हुआ है कि जैसे इसके पीछे ऐसा नहीं है कि ये माहौल बना हुआ है तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। यस, लार्ज नंबर ऑफ स्कैंडल्स हैव बीन ऑपरेटेड इन आवर फाइनेंशियल मार्केट, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पर्संस they are having a negative image regarding the financial market, उनके दिमाग में मार्केट के रिगार्डिंग नेगेटिव इमेज बनी हुई है। तो सेबी का यही कहना है कि चार चीजों को बस कर लो पूरा, तो चार चीजों से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और वो अपनी इन्वेस्टिंग को एंजॉय करेगा या मार्केट के प्रति अट्रैक्ट होगा। अब इन चार चीजों को कैसे करती है ये अगले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी जो 2 स्लाइड्स में हम लोग पढ़े उसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले। 2 स्लाइड्स में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले अभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट वाइज देखेंगे ना, पॉइंट वाइज मींस फर्स्ट पॉइंट के लिए सेबी क्या करती है, सेकंड पॉइंट के लिए सेबी ने क्या किया है, थर्ड पॉइंट के लिए क्या किया है, फोर्थ पॉइंट के लिए क्या किया है। क्योंकि सेबी का कंक्रीट व्यू या कंक्रीट जो एजम्पशन है वो यही 4 पॉइंट है कि ये 4 पॉइंट किया जाएगा तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन की जा सकती है। तो इन चारों के लिए सेबी क्या करती है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, स्टेप्स टेकन बाय सेबी। फर्स्ट, पहले स्टेप में, यानी पहला व्यू क्या था कि इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट्स कैसा किया जाए। तो देखो सेबी ने उसके लिए क्या किया है। सेबी बेसिकली बिल्ड्स द कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टर थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू इनेबल एन इन्वेस्टर टू टेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सेबी बेसिकली क्या करती है, इन्वेस्टर को पता हो कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए सेबी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है। कैसे? थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, थ्रू लार्ज नंबर ऑफ वर्कशॉप्स, थ्रू लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार्स। सेबी बेसिकली यूज टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स, है ना। कई प्रकार के प्रोग्राम करके सेबी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स थ्रू विच any investor can make investments or can enter in the financial markets। ठीक है, तो यहाँ नीचे देखो एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि सेबी क्या करती है। सेबी हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, लार्ज स्केल पे होता है ये। ठीक है, बनारस का कोई ऐसा आज के डेट में डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे सेबी ने कम से कम एक प्रोग्राम ना कंडक्ट करा दिया हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो थ्रू आउट द कंट्री लगभग हर स्कूल कॉलेज में जो थोड़ा सा भी लाइमलाइट में है स्कूल कॉलेज, एकदम आउटडेटेड नहीं, जैसे सी ग्रेड सिटीज तक, जैसे बनारस जिस भी ग्रेड में आता हो इसके लेवल की सिटी तक तो हर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में लगभग सेबी का प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा चुका है। ठीक है, तो सेबी ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड अप करती है। ठीक है, थ्रू एजुकेशन। Next, SEBI used to publish various reports
एंड रेस्पॉन्ड टू द क्वेरीज। ठीक है, सेबी क्या करती है? ऑन मंथली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस, सेबी यूज टू पब्लिश लार्ज नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, वेरियस रिपोर्ट्स। सेबी कई ऐसे रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे आप लोग मार्केट से कई मैगजीन्स खरीदते होंगे, है ना? अब वो कॉमिक्स वाले समय तो गए, तो अब मैगजीन्स ही खरीदते होंगे। मान लो इंडिया टुडे कोई खरीदता होगा, कोई करंट अफेयर्स खरीदता होगा। तो उसी तरीके से सेबी, कई सेबी के भी बुलेटिन्स आती हैं, न्यूज बुलेटिन्स आते हैं, तो उसको भी कभी कभी देखा करो कि व्हाट आर द डिफरेंट रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड बाय सेबी ऑन ऑन वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस एंड सो ऑन। ये क्या है, उसमें सेबी क्या पब्लिश करती है? सेबी यूज टू पब्लिश रिगार्डिंग वेरियस कंपनीज, जैसे कंपनीज के बारे में बताती है, उसमें शेयर्स के बारे में बताती है, परफॉर्मेंस ऑफ शेयर्स, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज, penalties which are imposed upon any share, penalty which is imposed upon any company, why penalty was imposed by SEBI. So large number of things are basically displayed under those kind of reports or those kind of magazines. ठीक है, तो ये सारी चीजें सेबी करती है, किस लिए? ताकि इन्वेस्टर को पता चल सके कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ना, किन शेयर से बचना है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किन शेयर से बचो, किन टाइप की कंपनी से बचो। ठीक है, इस टाइप्स में आपको ये करना है, तो वो रिपोर्ट्स के द्वारा बताती है। फर्दर सेबी मेंटेन्स एंड अपडेट इट्स वेबसाइट। प्लस सेबी क्या करती है? सेबी की वेबसाइट 100% अपडेटेड, रियल टाइम बेसिस पे मेंटेन की जाती है और अपडेटेड वर्जन में होती है। रियल टाइम बेसिस मतलब कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम द इंफॉर्मेशन आर अपडेटेड। ये माना जाता है, जैसे कि ये खैर गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स माना जाता है कि एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर वो बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं होती है, बट एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, जैसे सेबी, तो सेबी की वेबसाइट क्या है? माना जाता है कि सेबी यूज टू मेंटेन एंड अपडेट इट्स वेबसाइट ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है, प्लस सेबी रेस्पॉन्ड टू द क्वेरीज। अगर सेबी के पास कोई क्वेरी आती है, कोई पूछताछ आती है बाय द इंटरमीडियरीज, बाय द कंपनीज और इवन बाय द इन्वेस्टर्स, देन सेबी रेस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली। सेबी जरूर रेस्पॉन्ड करती है, उसका जवाब जरूर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को सेबी करके बेसिकली क्या करती है? सेबी इज बेसिकली बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टर विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन और थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन देके, लोगों को नॉलेज देके सेबी उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करती है रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था? इन्वेस्टर हैज फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट। सेबी का यह मानना था कि इन्वेस्टर्स के पास फुल नॉलेज हो मार्केट की। उसके लिए देखो सेबी क्या करती है, या सेबी का क्या कहना है? सेबी मेक अवेलेबल एवरी डिटेल्ड रेलेवेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक डोमेन। मार्केट की नॉलेज इन्वेस्टर को हो, इसके लिए सेबी क्या करती है? जितने भी रेलेवेंट डिटेल्स होती हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी सेगमेंट, रिगार्डिंग द कंपनीज, रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, रिगार्डिंग सेबी इटसेल्फ, रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय सेबी एंड सो ऑन, ये सारी चीजें वो किस चीज में डाल देती है? पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन का मतलब जैसे वेबसाइट्स पे डाल देना, ठीक है, या मैगजीन्स के द्वारा उसको मार्केट में सर्कुलेट करा देना, या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा इन चीजों को फ्लोट कर देना मार्केट में। ठीक है, इन सारी चीजों के द्वारा बेसिकली इंफॉर्मेशन को सेबी क्या कर रही है? सेबी इज बेसिकली ट्रांसमिटिंग दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, टू द जनरल पब्लिक। वो इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट पब्लिक डोमेन में डाल रही है। ठीक है, डालने का मतलब वो पब्लिक डोमेन में उनको फ्लोट कर देना ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, तो मार्केट की नॉलेज तभी होगी जब चीजें पब्लिक डोमेन में होंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट सेबी की अपडेटेड रहती है, तो आप इसको चेक करने के लिए भी क्या करोगे? बस क्लास खत्म होने के बाद एक बार सेबी की वेबसाइट खोलो और देखो कि whether the things are very much clear or not, whether all the things are properly displayed or not, है ना? और whether any queries, suppose we are having any kind of question, then whether SEBI is responding or not, है ना? तो इन सारी चीजों को हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीजों को सेबी ने क्या कर दिया है? पब्लिक डोमेन में ला दिया है। मतलब कि कोई भी चीज अब हिडन वे में नहीं है।
कोई भी चीज हिडन में नहीं है। अगर सेबी आज के डेट में किसी कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज करती है ना, तो वो भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम उसको डाल दिया जाता है पब्लिक डोमेन में कि इस कंपनी से सावधान रहिए, इसको इसकी गलतियों के कारण पेनलाइज किया गया है। या जैसे ही किसी सिक्योरिटी के ऊपर या किसी शेयर के ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज होती है, तो उसको भी पब्लिक डोमेन में तुरंत डाल दिया जाता है। ठीक है, या वेबसाइट्स में तुरंत फ्लोट कर दिया जाता है कि इस शेयर से जरा बच के रहिएगा, इसके ये जो है फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर शेयर और दिस कंपनी। तो इस तरीके से क्या होता है, इन्वेस्टर अवेयर होता है ना। तो इन्वेस्टर को मार्केट की नॉलेज होती रहती है। ये सेबी या स्टॉक मार्केट्स बेसिकली जो बड़े बड़े हैं ये तो मुंबई में है। अब हमें उनकी अगर जानकारी लेनी होगी तो रोज रोज हम लोग मुंबई जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पब्लिक डोमेन, यानी स्पेशली वेबसाइट्स, द थिंग्स विच मे बी ट्रेस्ड बाय मियरली बाय सिटिंग इन इन योर रूम, है ना। वैसी चीजों में अगर सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को डाल दी जाए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, तो वैसे माना जाता है कि ये पब्लिक डोमेन की चीजें हैं और वो माना जाता है कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट चीजें हैं। इससे लोगों की नॉलेज जरूर बढ़ेगी। ठीक है, अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसी कंपनी के बारे में हम जानते ही नहीं है। अरे नहीं जानते हैं तो तुरंत अभी पता लगा लेंगे, है ना। सपोज आप ही मुझसे कोई कंपनी के बारे में पूछते हो कि सर ये XYZ लिमिटेड के बारे में जरा बताइए, तो 6,000 7,000 कंपनियां तो केवल BSE में लिमिटेड है। मुझे हो सकता है कि उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि मुझे अभी नहीं पता है, गिव मी 5 मिनट्स टाइम और 10 मिनट्स टाइम, लेट मी स्टडी। मैं उसको अभी तुरंत जो है, लेकिन कहां से मैं करूंगा, पब्लिक डोमेन, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच डिस्प्लेड बाय सेबी इन द पब्लिक डोमेन। हर कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो उस कंपनी की वेबसाइट की मैं नहीं बात कर रहा हूं, उस कंपनी के लिए तो कंपलसरी किया ही है कि आप भी अपने वेबसाइट पे डालिए, बट सेबी के द्वारा भी आप उस कंपनी को ट्रेस आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस या उनकी नॉलेज मार्केट के रिगार्डिंग बढ़ती है। देखो सेबी ने इसके लिए कुछ और चीजें क्या की है। सेबी हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर द इशुअर्स, दैट मींस द कंपनीज, एंड इंटरमीडियरीज, दैट मींस मार्केट इंटरमीडियरी, जैसे ब्रोकर वगैरह। ठीक है, तो सेबी ने कंपल्सरी कर दिया है किसके लिए, कंपनीज के लिए, प्लस इंटरमीडियरीज, जो भी उसके मार्केट इंटरमीडियरीज है, दोनों के लिए कंपल्सरी कर दिया है टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल कंटेंट्स इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, कि आप अपने से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को, मटेरियल कंटेंट्स को, दैट मींस हु आर दोज फैक्ट्स और दोज मैटर्स दे आर डायरेक्टली कंसर्न विद द जनरल इन्वेस्टर्स, वैसी चीजों को आप पब्लिक डोमेन में डालिए। यानी ईश्वर क्या करेगा, कंपनी अपनी वेबसाइट बनाएगी, सारी चीजों को वहां पे डालेगी, वैसे इंटरमीडियरीज अपनी वेबसाइट बनाएंगे और वहां पे डालेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्प्ले करेंगे। और सेबी क्या करेगी, अपनी वेबसाइट से इन सबको लिंक करेगी। ठीक है, यानी इनकी इंफॉर्मेशन सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी देखी जा सकती है। तो ऐसा स्टेप भी सेबी के द्वारा लिया गया। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज डन बाय सेबी। दूसरा, केवल ये नहीं कि इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन डाल दिया वही ब्रह्मा का लकीर हो गया, दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ, नहीं। सेबी यूज टू मॉनिटर दोस इंफॉर्मेशंस ऑन रियल टाइम बेसिस, ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। सेबी क्या करती है, उनकी इंफॉर्मेशंस जो पब्लिक डोमेन में वो डाले हैं, वेदर दे आर ट्रू और नॉट, दिस इज टू बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड बाय सेबी। सेबी इसको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है, देखती है। अगर पब्लिक डोमेन की कोई चीज गलत पाई गई तो उस इशुअर के ऊपर या उस इंटरमीडियरी को सेबी तुरंत पेनलाइज करेगी। हो सकता है मार्केट से निकाल दे, निकालने से पहले उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दे। लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में बी टेकन बाय सेबी। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि लोगों को नॉलेज देने के लिए सेबी क्या क्या करती है। तो पब्लिक डोमेन में चीजों को डालती है, प्लस उन पब्लिक डोमेन की चीजों की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है, ताकि फैक्चुअल चीजें, जो फैक्ट हैं, जो ट्रू फैक्ट्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में आए, इसकी भी मॉनिटरिंग से भी करती है। नाउ थर्ड पॉइंट वाज द मार्केट इज सेफ एंड देयर आर नो मिसरिप्रेजेंटेशन। सेबी का ये भी मानना था कि लोगों के दिल में ये होना चाहिए, या ये ऐसा होना चाहिए कि मार्केट सेफ है, मार्केट बिल्कुल सेफ होना चाहिए और कोई मिसरिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है, ऐसा भी होना चाहिए। इसके लिए सेबी क्या करती है, आगे देखते हैं। ये पहले दोनों स्टेप में किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है?
पहले 2 स्टेप में किसी को कोई डाउट है? अरे तुम लोग हो कि नहीं हो, मुझे बार बार चेक करना पड़ता है। चलो सर ईश्वर का थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ईश्वर मीन्स कंपनी। ईश्वर का मतलब समझो। ईश्वर सिंपली मीन्स who is issuing what? Issuing securities in the market, because we are talking about market, we are talking about financial market. हम लोग बात किसकी कर रहे हैं यहाँ? फाइनेंशियल मार्केट की। हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर कहाँ का? मार्केट का, है ना? इन्वेस्टर हु इज विलिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट, जो मार्केट में इन्वेस्ट करने का इच्छुक है। तो किस मार्केट? मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। अब वहां का ईश्वर मीन्स that particular institution, that particular person or that particular body who is issuing its security in the market. तो वह कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज को फ्लोट कर रही है मार्केट में, इशू कर रही है, उसी को हम लोग कंपनी ना बोल के यहाँ पे क्या टर्म कर रहे हैं? इशूअर। That means sir they have to disclose facts also. Yes, it is compulsory by SEBI that the issuers, that means all the companies who are floating their securities in the market, they have to disclose each and every material content. उनको सारा material fact disclose करना है। material fact का मतलब क्या है? अब ईश्वर, मान लो आनंद सिंह की कोई कंपनी है, तो आनंद सिंह ने कितनी शादी कर रखी है, आनंद सिंह के कितने बीवी बच्चे हैं, ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दैट इज माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। बट अगर मेरी कोई कंपनी है तो मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। दैट मींस व्हाट इज द टोटल कैपिटल of the company which is run by Mr. Anand Singh, how many shares are floated in the market, what is the profitability ratio of that particular company. These are material contents. उस कंपनी से रिलेटेड जो मटेरियल फैक्ट्स है वो डिस्क्लोज करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? चलो तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट था कि सेबी का मानना है कि मार्केट सेफ है और मिस रिप्रेजेंटेशन यहां नहीं है। ये लोगों को बिल्कुल बताया जाना चाहिए कि मिस रिप्रेजेंटेशन यहां नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए कि मार्केट सेफ है। इसके लिए सेबी क्या क्या करती है इसको देखा जाए, ठीक है? देखो, थर्ड, टू एंश्योर दैट मार्केट हैज सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विच मेक्स ट्रांजेक्शन सेफ। सेबी क्या क्या करती है? SEBI basically adopts large number of steps, large number of things in order to ensure that the market practices are very much safe. ठीक है? सेबी कई प्रकार की चीजों को करती है, कई प्रकार के ट्रांजेक्शन्स, कई प्रकार के स्टेप्स लेती है, जिससे कि हमें ये पता चल सकता है या पता चलता है कि नहीं, ट्रांजेक्शन्स हमारे कहीं ना कहीं मार्केट में सेफ है। जैसे what are the important steps? Some of the important steps which are taken by SEBI during the last few years are as follows. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। First of all, screen based trading system was introduced by SEBI. The first screen based trading was adopted by National Stock Exchange, that is NIT. नीट को अडॉप्ट किया था किसने? एनएससी ने इन द ईयर 1994, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अडॉप्टेड द बोल्ट, दैट मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम. Bolt was adopted by BSE and NIT was adopted by NSE in the year 1994-1995, and this step can be regarded as one of the major steps which was taken by SEBI, or which was taken by the market regulatory bodies, which shows that the transactions which are done with the help of NIT and Bolt, they are completely safe. ठीक है? क्यों? इसके पहले ट्रेडिंग कैसे की जाती थी? कोई मुझे बताएगा? क्या बताया गया था कि इसके पहले ट्रेडिंग कैसे की जाती थी? सर कोई टोकन टाइप्स में। हाँ, उसको बोला जाता था ओपन आउटक्राई सिस्टम। यस सर, ओपन आउटक्राई सिस्टम, है ना? लेकिन उस समय, एट दैट टाइम, दैट मींस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओपन आउटक्राई सिस्टम, द ट्रांजैक्शंस वर दे वर नॉट सेफ। ओपन आउटक्राई सिस्टम में ट्रांजैक्शन सेफ नहीं हुआ करते थे, है ना? लोग अपनी बातों से मुकर जाते थे, एक्सेट्रा। ठीक है? तो वहां पे सेबी ने क्या किया? सेबी फोर्स्ड द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ आवर कंट्री टू अडॉप्ट online trading system, and National Stock Exchange, that is NSE, introduced the first
स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ नीट इन द ईयर 1994। ठीक है, अब नीट जब से आया है, ठीक है, नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जो एनएससी का ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है या स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है, उस पोर्टल को बोला जाता है नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो ये 1994 में आया। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्या आज के डेट में ट्रांजेक्शन सेफ है कि नहीं? यस। Why? Because now it is screen based trading. That screen is properly displayed to the investors as well as that screen is properly displayed to the companies. Plus, that screen is properly governed by the officials of NSE. ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को कौन देखता है? वो एनएससी के ऑफिशियल्स देखते हैं, यानी स्टॉक मार्केट के ऑथराइज्ड पर्संस देखते हैं। ठीक है, कोई और नहीं देखता है, उनके ऑथराइज्ड पर्संस देखते हैं। there are certain formulas, there are certain mechanisms on the basis of which these screen based trading platforms are working. ठीक है, और जिसको देखता कौन है? कंपनी वाला भी देखता है और इन्वेस्टर भी देखता है। सो देर इज लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रॉड इन सच काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे अब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जब से है तो ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, उसका एक और कारण है कि ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर से नहीं जुड़ा है कि कोई हैकर भी घुस जाए इसमें। जैसे आप आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि सर हो सकता है इसको हैक कर लिया जाए। नहीं, basically such kind of terminals, they are basically connected with each other or they are run through with the help of VSAT links, virtual satellite link। ठीक है, जिसको माना जाता है कि बिल्कुल ये अल्टीमेट सिक्योर्ड है। ठीक है, अब बिल्कुल 0.001% चांस है कि इसकी हैकिंग हो जाए या इसमें कोई बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हो जाए। बट हम लोग ये कह सकते हैं कि पास्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट सही दिशा में चल रहा है। पहले जब ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी तो दुनिया भर की फ्रॉड्स हुआ करती थी। जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है, 94 उसके बाद फ्रॉड की संख्या में काफी हद तक कमी आई है। अगर लाखों ट्रांजेक्शन्स की जा रही है तो शायद किसी एक ट्रांजेक्शन्स में कुछ गलत मिलता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं गलत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज वाज कंडक्टेड। यहाँ पे सेम वही वो चीज है। पहले फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती थी, है ना, फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। तो फिजिकल फॉर्म में क्या होता था? कोई आपसे छीन लिया, उसको फाड़ दिया, कोई जला दिया, आप ही ने कहीं और रख दिया और भूल गए आप। ठीक है, घर पे रखे, दीमक खा गए या सड़ गया, गल गया, एक्सेट्रा, पेपर ही तो था। नाउ दैट मैकेनिज्म हैज बीन शिफ्टेड टू डीमेटलाइज्ड फॉर्म। आज के डेट में क्या है? अब वो डीमेट फॉर्म में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, दैट मीन्स from physical form of securities we have shifted towards demat form. That means now our transactions are very very safe. पहले के मुकाबले में आज के डेट में ट्रांजेक्शन सेफ है। जैसे मैं आप ही से पूछूं, आपको मैं 10,000 रुपए आपके पॉकेट में डाल दूं और कहूं कि जाओ मार्केट में जाओ और खरीदारी करके आओ। ठीक है, तो वो एक सेफ मैकेनिज्म है। अगर डेली बेसिस पे आपको करना है कि एक मैं आपको कह दूं कि अकाउंट में तुम्हारे पैसे डाल दिए हैं, ठीक है, जाओ और कार्ड से स्वैप करके और खरीदो, तो दोनों में से किस चीज को संभालना आपको आसान होगा? जाहिर सी बात है कार्ड को संभालना आसान होगा, है ना। आप अगर थोड़े भी समझदार हैं या कार्ड की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा भी सही से जानते हैं तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट कैश? कैश में आप डीलिंग कर रहे हो, पता चल रहा है किसी ने मांगा कि 2020 रुपया दो, ठीक है, तो पता चला कि 2020 के बजाय ज्यादा नोट निकल गए, नोट निकल गए, उसमें आप एक्सक्यूज दोगे कि सर 2 नोट चिपके हुए थे। लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज आर देयर। हो सकता है आपसे गुम हो जाए, हो सकता है आपसे छीन लिया जाए, हो सकता है आपसे चोरी कर ली जाए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में, यहाँ पे ऑनलाइन मैकेनिज्म में पॉसिबिलिटीज कम है एज कंपेयर टू दैट सेगमेंट, दैट मीन्स फिजिकल सिक्योरिटीज। तो ये तो ट्रेडिंग की तो बात छोड़ो, व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग share trading, then dematerialization of securities is a marvelous step which was adopted by the government of India or say SEBI। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन था। ठीक है, दूसरा, इसका ज्यादा इम्पैक्ट कहां से पड़ गया? केवल सिक्योरिटी के पर्पज से ही नहीं था, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जब फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती थी तो लॉट्स में ट्रेडिंग की जाती थी। लॉट्स में फिजिकल करनी है आपको तो लॉट में खरीदना होगा, है ना, यानी एक बार में एक सिक्योरिटी नहीं खरीद पाओगे, 10 का, 50 का, 100 का लॉट खरीदना पड़ता था।
ठीक है, एक एक शेयर का प्राइस, एक एक शेयर कोई नहीं बेचता था, ठीक है। बट nowadays the securities have been dematerialized, and with the help of demat account, nowadays a investor can purchase one share also. आपके पास अगर पॉकेट में आज के डेट में 100 रुपए भी हैं तो आप एक शेयर खरीद सकते हो, जो उस प्राइस के रेंज में आता हो तो उसके भी शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो उनकी उनकी संख्या को कम किया गया, तो उससे भी क्या हुए, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स केम इनटू द मार्केट। भाई पहले ज्यादा शेयर्स खरीदने होते थे तो ज्यादा पैसा भी तो चाहिए होता था, तो भाई जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। आज के डेट में डीमेट अकाउंट हो गया है, कोई भी खोल सकता है। अभी आप क्लास के बाद क्या करोगे, मुश्किल से फ्री, बिना किसी पैसे के आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट खोल के आप देख सकते हो कि भाई 100 रुपए की भी ट्रेडिंग की जा रही है। तो इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स वेर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मार्केट, ठीक है। तो ये सारी पोजिशनिंग में एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, जब फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती थी तो बेसिकली द सेंटर्स वेर वेरी वेरी स्पेसिफिक, कम ही जगहों पे ट्रेडिंग होती थी। जैसे मुंबई ट्रेडिंग होती थी, कोलकाता होती थी, दिल्ली होती थी, अहमदाबाद होती थी, इन्हीं जगहों पे होती थी। बट ड्यू टू डीमेटलाइजेशन, ड्यू टू डीमेट अकाउंट्स, नाउ अडेज ट्रेडिंग में बी डन बाय सिटिंग इन योर हाउस ऑल्सो। आज के डेट में अब बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पे बैठे डीमेट अकाउंट खोलो और परचेस एंड सेल करना शुरू कर दो, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर which states that dematerialization of securities is a very it was indeed a very important step which was taken by SEBI in the year 1996, ठीक है। 1996 में सेबी ने डिपॉजिटरीज को परमिशन दिया था, जिसके तहत एनएसडीएल वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना। एनएससी की सहायता से एनएसडीएल को एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि भारत की पहली डिपॉजिटरी थी। वैसे ही बाद में ये एनएससी की थी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां से पीछे रहेगा, तो बीएससी ने भी क्या लेके आ गया, सीडीएसएल लेके आ गया, उसकी डिपॉजिटरी, अपनी डिपॉजिटरी सीडीएसएल लेके आ गया, जो कि 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को सेव करना था, उसके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप था डीमेटलाइजेशन। उसी तरीके से सेबी ने क्या किया, सेटलमेंट साइकिल को भी रिड्यूस करना शुरू कर दिया। आप लोग पता नहीं ये जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले जब फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज खरीदी या बेची जाती थी, तो एक शेयर को जिस दिन खरीदा जाता था, जैसे मान लो आनंद सिंह ने एक शेयर खरीदा, ठीक है, तो उसकी सेटलमेंट 7वें दिन जाके होती थी। 7वां दिन कौन सा, ट्रेडिंग डे, टी मींस ट्रेडिंग डे +7, T+7 सेटलमेंट साइकिल वाज अडॉप्टेड बाय द स्टॉक मार्केट। यानी जिस दिन ट्रेड होती थी उसके 7वें दिन, उस दिन को छोड़ के उसके अलावा 7वें दिन प्रॉपर सेटलमेंट होता था। सेटलमेंट का मतलब कि आनंद सिंह ने जिस दिन ट्रेडिंग किया, 7वें दिन उनके नाम पे उस सिक्योरिटी को किया गया। यानी खरीदा तो मैंने आज, लेकिन मैं इसका ऑफिशियल मालिक, यानी कागज पे मैं मालिक कब बना, 7 दिनों के बाद। और पैसा किस दिन दे दिया गया, proper settlement, that means the issuer of the security was been granted his proper amount, and the investor of the security was granted the specific security. जो issuer होता था यानी कंपनी, वो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करती थी, और इन्वेस्टर जो होता था वो पैसे ट्रांसफर करता था। तो दोनों के बीच में सेटलमेंट होने में T+7 का समय लगता था। यानी जिस दिन ट्रेडिंग होती थी उसके अलावा 7वें दिन। सेबी ने उसको क्या कर दिया, आज के डेट में अब उसको T+2 पे लेके आ गई है। T+2 दैट मीन्स नाउ अडेज सेटलमेंट आर डन विद इन 3 days, विद इन 2 days कहो, क्योंकि टी का मतलब कि ट्रेडिंग तो आज हो रही है। फाइनल सेटलमेंट इज डन विद इन 2 days, 2 दिनों के अंदर अंदर सेटलमेंट कर दी जाती है, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ ये जो पहला स्टेप था स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, बेसिकली आपको ऑन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स सेटलमेंट आर डन विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, विद इन सेकेंड्स। जैसे ही खरीदे आप तुरंत आपकी सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है। पर ऑफिशियली सेटलमेंट करने में 2 दिन का समय लगता है। क्यों, क्योंकि भाई कंपनी क्या करती है, पहले पैसे की डिमांड करती है, और इन्वेस्टर क्या करता है, पहले सिक्योरिटी का डिमांड करता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज के थ्रू होके आती है, डिपॉजिटरीज चेक करती हैं
कि क्या ये सिक्योरिटी सही थी, क्या उस इन्वेस्टर को ग्रांट किया जा सकता है, एंड सो ऑन. लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज आर टू बी डन विच आर डन बाय द डिपॉजिटरीज विद इन दीज 2 days. और ये याद रखना, ये 2 मैक्सिमम है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन उसके अंदर ही होता है, यानी ट्रेडिंग के अगले ही दिन भी हो जाता है. मैक्सिमम केसेस में ट्रेडिंग के अगले दिन ही सेटलमेंट कर दिया जाता है. दैट मीन्स बाय अडॉप्टिंग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, बाय अडॉप्टिंग डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, बाय अडॉप्टिंग 3+2 सेटलमेंट साइकिल एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर स्टेप्स, बेसिकली सेबी wants to ensure that market has system. वो सीधा यही दिखा रहा है कि मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट में सिस्टम है, सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल सेफ हैं. आप लोग आइए, यानी इन्वेस्टर आए और इन्वेस्टमेंट करें, बिना डरे इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है. एंड लास्ट वन, फोर्थ सेबी का क्या मानना था कि देयर आर अरेंजमेंट्स फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल. यानी सेबी का यह मानना था कि अगर फिर भी किसी इन्वेस्टर को कोई ग्रीवांस हो जाता है, मान लो कंपनी ने चीटिंग किया या डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन दिया नहीं, बोनस शेयर्स इशू किया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, एंड सो ऑन, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. ठीक है. तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, तो सेबी कहती है नाउ टू फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवांसेस लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय सेबी. ग्रीवांस रिड्रेसल को फैसिलिटेट करने के लिए या उसको इंश्योर करने के लिए सेबी ने बहुत सारे कदम उठा रखे हैं. जैसे सेबी हैज डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर ग्रीवांसेस अगेंस्ट इंटरमीडियरीज एंड कंपनीज. अगर ग्रीवांसेस है किसी इन्वेस्टर को किसी इंटरमीडियरी से, मतलब मान लो किसी ब्रोकर से किसी का पंगा हो जाए, किसी सब ब्रोकर से पंगा हो जाए, या मान लो किसी इंटरमीडियरी जैसे डिपॉजिटरी से किसी को इशू हो जाए, या कस्टोडियन से इशू हो जाए, ठीक है, या किसी कंपनी से किसी को इशू हो जाए किसी इन्वेस्टर को, तो उसके लिए मैकेनिज्म ड्रॉ किया गया है. ठीक है. उसको मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा सेबी ने क्या कहा है. लेकिन सेबी यहाँ क्या कहती है, सेबी कहती है कि पहले आप उस इंटरमीडियरी को या उस कंपनी को जिससे भी आपका प्रॉब्लम है, पहले आप उसको कंप्लेन करो. ठीक है. अगर वह एक स्पेसिफिक डेट में आपको रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक डेट कौन डिसाइड करता है, सेबी. सेबी कहता है कि अगर वह इंटरमीडियरी या कंपनी आपको कुछ दिनों के अंदर, कुछ मतलब जो भी सेबी के द्वारा कहा गया समय है उसके अंदर रिप्लाई नहीं करता है, तो आप मेरे पास कंप्लेन आओ. ठीक है. प्लस अगर वो रिप्लाई करता है लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो उसके जवाब से, तो भी आप मेरे पास आओ. मेरे पास मीन्स सेबी के पास आओ. ठीक है. और सेबी के पास ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म है. वो 4-5 कैटेगरीज में कंप्लेन को रिसीव करता है. कैटेगरी ऑफ कंप्लेन को उसने डिवाइड कर रखा है. जैसे सपोज मान लो किसी इन्वेस्टर को प्रॉब्लम है कि किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ. ठीक है. तो ऐसी कंप्लेन तो और भी कई लोगों के साथ होंगी. ठीक है. तो सबको एक स्पेसिफिक स्लॉट दे दिया है कि किसी को डिविडेंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस स्लॉट में अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कराए. ठीक है. इसी तरीके से कई स्लॉट्स बना रखे हैं सेबी ने जहां पे आप अपनी कंप्लेंट्स को वो कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं. ठीक है. तो वैसा एक मैकेनिज्म सेबी ने बना रखा है. नेक्स्ट, पास गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा. जैसा कि मैंने दो आप लोग को अभी स्टार्टिंग में ही बताया था. ठीक है. जैसे सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000 प्लस सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशंस 2009. तो इनमें क्या है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म और रिगार्डिंग ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म. उन दोनों गाइडलाइंस और रेगुलेशंस में सेबी ने बता रखा है कि इन्वेस्टर की ग्रीवांसेस को कैसे फुलफिल करना है या उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करना है. ये उसका पूरा जो दुनिया भर के गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है सेबी, उसमें भी देती रहती है. प्लस all these grievance redressal mechanisms are time bound. That means it is compulsory for the intermediaries, it is compulsory for the companies, as well as it is compulsory for SEBI itself to give time bound responses. है ना. तो सेबी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है या उसके लिए भी ये कंपलसरी है कि आपको टाइम बाउंड रेस्पॉन्स देना है, विद इन टाइम, विद इन ड्यू टाइम आपको जवाब देना है. ठीक है. तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी महत्वपूर्ण कदम उठाती रहती है. किसी को कोई डाउट है इसमें?
Sir, Bolt was introduced by? बोल्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, Okay, sir. है ना। बोल्ट, बोल्ट का फुल फॉर्म देखो, बी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। OLT, ओ ऑनलाइन, एल, ठीक है, ऑनलाइन, BOL, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन, टी मीन्स ट्रेडिंग, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो बोल्ट उसका पॉपुलर नेम, यानी ऐसा उन लोगों ने एक फुल फॉर्म निकाला था कि जैसे नहीं, बोल्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया वैसे ही। क्यों? क्योंकि सेबी ने क्या किया था, नीट, सेबी ने कहा था कि हम लोगों ने नीट मैकेनिज्म लेके आया है। और बेसिकली नीट क्या था, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, Initial, sir. Okay. ठीक है। ऑटोमेटेड यानी था दोनों का ऑनलाइन, लेकिन दोनों का अपना कहने का तरीका है। आदमी शॉर्ट फॉर्म बनाता है ना जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो NSE ने निकाला नीट, यानी उसने एक तरीके से ये भी सेंस दिया कि हमारी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, नीट है, बिल्कुल साफ सुथरी है। तो बॉम्बे ने क्या लेके आया कि हम बोल्ट लेके आ रहे हैं, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। तो दोनों का ये ऑनलाइन ट्रेडिंग मैकेनिज्म था जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले। ओके, चलो आज इसको क्लोज करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.